Hello everyone, welcome to your history class. We are doing 10th chapter of 12th history. The name of the chapter is colonialism and the countryside. ये इस चैप्टर का 4th पार्ट है. अगर पहले के 3 पार्ट्स को आपने नहीं देखा है तो वो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं. उन पार्ट्स में हमने बंगाल में रहने वाले जमींदार, किसान और उनकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था कि कॉलोनियल रूल में उन्हें किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था. आज हम उस प्लेन एरिया से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं और पहाड़ों की तरफ चलते हैं. पहाड़ों पर रहने वाले लोगों को डिस्कस करेंगे कि कॉलोनियल रूल में उनकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट हुआ था. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. द हो एंड द प्लग. हो एक इक्विपमेंट होता है जिसको ज़मीन को खोदने के लिए यूज़ किया जाता है और प्लग भी ऐसा ही इक्विपमेंट होता है जो कि ज़मीन को टिल्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है और उसके बाद टिल्ट जो लैंड होती है उसमें कल्टीवेशन की जाती है. ओके, तो चलिए अब अपने फोकस को हम बंगाल की वेटलैंड से हटाकर वहाँ के ड्राई जोन तक लेकर चलते हैं. ऐसा एरिया जहाँ पर सेटल्ड कल्टीवेशन होती थी वहाँ से अपने फोकस को हटाते हैं और ऐसा एरिया जहाँ पर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती थी वहाँ चलते हैं. शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में क्या होता है, ये मेनली फॉरेस्ट में की जाती है. इसमें फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग होते हैं वो फॉरेस्ट के एरिया को क्लियर करते हैं, वहाँ पेड़ों को काटते हैं और जो जड़ें और जो बुशेस होती हैं उनको उसी प्लेस पर जला देते हैं. जलाने के बाद जो ऐश जो राख होती है उसको एज अ मैन्योर यूज़ करते हैं और फिर 2 और 3 ईयर्स के लिए उस लैंड पर वो कल्टीवेशन करते हैं. उस लैंड को टिल्ट करने के लिए वो हो का यूज़, कुदाल का यूज़ करते हैं, हल का यूज़ नहीं करते हैं. ठीक है, 2 और 3 ईयर्स वहाँ उस लैंड पर कल्टीवेशन करने के बाद वो उस लैंड को छोड़कर चले जाते हैं ताकि उस लैंड की जो फर्टिलिटी है वो दोबारा से गेन हो सके. फिर जो है दूसरी जगह पर जाकर सेम यही प्रोसीजर करते हैं और इस तरह से वो एक जगह से दूसरी जगह अपनी कल्टीवेशन को शिफ्ट करते रहते हैं. सो ऐसी कल्टीवेशन को शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता है. जो पीजेंट्स इकोनॉमी के एरियाज थे अब वो एक्सपेंड हो रहे थे कॉलोनियल रूल के अंडर. मेनली 18th सेंचुरी के लास्ट में ये एरियाज एक्सपेंड हो रहे थे. अब ये राजमहल की पहाड़ियों तक भी चले गए थे. तो चलिए देखते हैं जब ये चेंजेस आए तो लोगों के बीच में किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स, किस तरह के वाद विवाद हुए. इन द हिल्स ऑफ राजमहल अर्ली 19th सेंचुरी में बुकानन ने राजमहल की पहाड़ियों को ट्रैवल किया. बुकानन जो है एक फिजिशियन थे जो इंडिया में 1794 से 1850 तक रहे. वो यहाँ पर एज अ फिजिशियन उन्होंने कुछ वर्क तक काम किया. फिर उसके बाद इंडिया के गवर्नर जनरल के साथ उन्होंने एज ए फिजिशियन काम किया. फिर उसके बाद कुछ टाइम पीरियड तक वो जो है एक गार्डनर, बॉटनिकल गार्डनर के रूप में काम करते रहे. जब उन्होंने बॉटनिकल गार्डनर के रूप में वर्क किया तो बंगाल के डिफरेंट लैंड्स को उन्होंने ट्रैवल किया और देखा कि किस तरह से इन लैंड्स की फर्टिलिटी को बढ़ाया जा सकता है. ओके, और इसीलिए वो राजमहल की पहाड़ियों पर भी गए थे. कब? अर्ली 19th सेंचुरी में. अर्ली 19th सेंचुरी में जब बुकानन राजमहल की पहाड़ियों पर गए तो उन्होंने इनके बारे में अपने डिस्क्रिप्शन में लिखा कि ये पहाड़ियाँ ऐसी लगती हैं कि जैसे आज तक यहाँ पर कोई भी नहीं गया है. ट्रैवलर्स इन एरियाज़ में जाना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस एरियाज़ हैं. और बुकानन जहाँ पर भी गए, वेयर एवर ही वेंट, जहाँ पर भी गए लोगों ने उनको पसंद नहीं किया, एज अ डेंजर के रूप में देखा. क्योंकि पहाड़ों पर रहने वाले जो लोग होते थे वो वाइट लोगों से तो बहुत ज़्यादा नफरत करते थे और उन्हें तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे. इवन दूसरे किसी भी लोगों को, बाहर के जो आउटसाइडर्स होते थे वो अपनी पहाड़ियों पर आना उनका पसंद नहीं करते थे और जो ब्रिटिश ऑफिसर्स होते थे उन्हें तो वो बिल्कुल पसंद नहीं होते थे. सो बुकानन जहाँ कहीं भी गए उनको लोगों ने बहुत ही बुरी नज़रों से देखा. कहीं पर उनका वेलकम नहीं किया गया. इवन लोग उनसे बातें करने के लिए भी रेडी नहीं होते थे. ओके, ये हिल फोक कौन थे ये पहाड़ों पर रहने वाले लोग. बुकानन ने अपनी विजिट्स के बारे में अपनी एक डायरी में लिखा हुआ है. मीन्स उन्होंने कहा कि ये जो पहाड़ों पर रहने वाले लोग थे वो उनसे जब वो मिले, उनके जो प्रैक्टिसेस होती थी, ये सारी बातें उन्होंने अपनी एक डायरी में लिखी हुई है. लेकिन जब इस डायरी को हम पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस अराउज होते हैं और ये क्वेश्चंस के आंसर हमेशा उनकी ये डायरी नहीं दे पाती है क्योंकि उन्होंने ये अपनी डायरी टाइम के एक मोमेंट के बारे में लिखी हुई है, ना कि लोगों के लॉन्गर हिस्ट्री के बारे में. लॉन्गर हिस्ट्री के बारे में वो नहीं है, इसीलिए हिस्टोरियंस के माइंड में क्वेश्चंस अराउज होते हैं और इन्हीं क्वेश्चंस को सेटिस्फाई करने के लिए हिस्टोरियंस जो हैं दूसरे रिकॉर्ड्स की तरफ मूव करते हैं. ओके,
वी लुक लेट 18th सेंचुरी रिवेन्यू रिकॉर्ड्स, अगर हम रिवेन्यू रिकॉर्ड्स के लेट 18th सेंचुरी के रिवेन्यू रिकॉर्ड्स को देखें तो उनमें हम देखेंगे कि इन पहाड़ी लोगों को पहाड़ीज कहा जाता था। जो ये हिल फोक्स थे इन्हें क्या कहा जाता था? पहाड़ीज कहा जाता था। ये राजमहल की पहाड़ियों पर रहते थे और फॉरेस्ट में मिलने वाले जो प्रोड्यूस होते थे उसी के ऊपर जीवित रहते थे। ये लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया करते थे। ये फॉरेस्ट के एक एरिया को क्लियर करते थे, वहाँ पर बुशेस को बर्न करते थे और उसी को जो है अपनी हो के साथ खोद कर फिर जो है वहाँ पर कल्टीवेशन करते थे। ये मेनली पल्सेस और मिलेट्स को ग्रो किया करते थे। ओके, अब जो भी एरिया होता था वो उस पर 2 और 3 ईयर्स तक कुछ खेती करते थे, उसके बाद नए एरिया पर वो मूव कर जाते थे। फ्रॉम द फॉरेस्ट दे कलेक्ट महुआ, फॉरेस्ट से वो महुआ जो कि एक टाइप का फ्लावर होता है उसी को वो लोग खाते थे और फॉरेस्ट से उसे कलेक्ट करते थे। इसके साथ साथ कुछ दूसरी चीज़ें वो सेल करने के लिए भी कलेक्ट किया करते थे, जैसे कि सिल्क कोकॉन्स और रेजिन्स। चारकोल को प्रोडक्ट करते थे वो, और चारकोल प्रोडक्शन के लिए वुड को कलेक्ट करते थे। और जो ट्रीज़ के नीचे जो छोटी छोटी बुशेस होती हैं या छोटे छोटे पेड़ पौधे होते थे वो जो है उनके कैटल्स के ग्रेजिंग के लिए बचा रहता था। मीन्स उनके कैटल्स के जो ग्रेज करते थे वो क्या होता था, वो छोटी छोटी बुशेस और पेड़ों के नीचे छोटे छोटे जो छोटे पौधे होते हैं उनको उनके कैटल्स ग्रेज करते थे। यहाँ पर एक ये पिक्चर देखिए, ये विलियम होज के द्वारा 1782 में बनाई गई थी। ये एक ब्रिटिश आर्टिस्ट थे जो कि कैप्टन कुक के साथ अपनी पैसिफिक ओशियन की यात्रा करते हुए 1781 में इंडिया में आए थे। इंडिया में इन्होंने बहुत सारे एरियाज़ को विज़िट किया और विज़िट करने के बाद उनकी बहुत सारी पिक्चर्स भी बनाई। वो राजमहल की पहाड़ियों पर भी गए थे और राजमहल की पहाड़ियों को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हुए थे और उनकी बहुत सारी लाइवली पिक्चर्स उन्होंने बनाई थी। ओके, जो पहाड़ीज होते थे उनकी जो लाइफ होती थी वो एज अ हंटर, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, फूड गैदरर्स, चारकोल प्रोड्यूसर्स, सिल्क वॉर्म रेयरर्स, बस यहीं तक लिमिटेड थी और पहाड़ तक और फॉरेस्ट तक ही उनकी लाइफ लिमिटेड थी। वो पहाड़ों में ही रहते थे। इमली के जो टैमरिड्स ग्रोव्स होते थे, इमली के पेड़ जो होते थे उनके नीचे अपनी झोपड़ियाँ बनाते थे, वहीं पर रहते थे। मैंगो ट्रीज़ के शेड में रेस्ट किया करते थे और पूरे के पूरे फॉरेस्ट एरिया को वो अपनी ही धरती मानते थे और इसी बेसिस पर ये फॉरेस्ट ही उनकी आइडेंटिटी बनी हुई थी और यही उनका सर्वाइवल भी थी। मीन्स जहाँ पर वो जीवित रहते थे। और जब भी कोई आउटसाइडर यहाँ पर इन पहाड़ियों में एंटर करता था तो वो उसे एंटर नहीं करने देते थे। इनके जो चीफ होते थे वो अपने ग्रुप की यूनिटी को बना कर रहते थे, इनके डिस्प्यूट्स को सेटल करते थे और जब भी दूसरे ट्राइब्स के साथ या प्लेन में रहने वाले लोगों के साथ इनकी लड़ाइयाँ होती थी तो अपने ट्राइब को लीड भी कहा करते थे। विद देयर बेस इन द हिल्स द पहाड़ीज रेगुलरली रेडेड द प्लेन्स वेयर सेटल्ड एग्रीकल्चर्स लिव, जहाँ पर सेटल्ड एग्रीकल्चर्स खेती किया करते थे, पहाड़ी लोग रेगुलरली उनके ऊपर रेड किया करते थे, उनको लूटा करते थे। इनके रेड के पीछे रीज़न क्या होता था? अपना सर्वाइवल। मीन्स ऐसे टाइम पार्टिकुलरली वो टाइम जब स्कैर्सिटी यानी कि इनके पास जब अनाज का अभाव होता था तो पार्टिकुलरली उसी टाइम पर ये रेड किया करते थे। ओके, सो ऐसे रेड के पीछे दूसरा रीज़न ये भी था कि दूसरी सेटल्ड कम्युनिटी के ऊपर अपनी पावर को भी शो करना चाहते थे और इनकी जो ये रेड होती थी उन्हें नेगोशिएट करके ही पीस में, शांति में बदला जाता था। जो जमींदार होते थे और प्लेन पर रहने वाले लोग होते थे इन्हें कुछ पैसे देते थे, एनुअली अलाउंस देते थे ताकि ये लोग शांति बनाए रखें और ये अलाउंस लेने के बाद वो उस जमींदार के एरिया के ऊपर कभी भी रेड नहीं करते थे। इवन जब वो जमींदार पहाड़ों के रास्ते अपने सामान को लेकर जाता था ट्रेडिंग के लिए तो उस टाइम पर उसके सामान को भी वो इंश्योर करते थे कि उनका जो सामान है वो किसी के द्वारा प्लंडर्ड ना किया जाए, लूटा ना किया जाए। लेकिन ये जो पीस नेगोशिएशन थे ये ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चल पाए। 18th सेंचुरी के लास्ट डिकेड्स में जब एग्रीकल्चर एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा तो उस टाइम पर ये नेगोशिएशन रिलेशनशिप टूटने लगे थे। द ब्रिटिश एंकरेज, ब्रिटिश लोगों ने जमींदारों को, जोतदारों को जो अनकल्टिवेटेड लैंड थी उसको कल्टिवेट करने के लिए एंकरेज किया क्योंकि ब्रिटिश चाहते थे कि
एग्रीकल्चर का एरिया ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता रहे, क्योंकि जितना एग्रीकल्चर होगा उनको इतना ही रेवेन्यू हो मिलेगा। इसीलिए वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एरिया है कल्टीवेशन के लिए बढ़ाया जाए। फॉरेस्ट को एरिया को वो एक वेस्ट लैंड समझते थे कि भाई ये जो ज़मीन है वो बेकार की पड़ी हुई है, इसको यूज़ करना चाहिए। और फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग थे उनको वो लोग असभ्य, अनट्रूली, प्रिमिटिव और ऐसे लोग जिनको डिफ़िकल्ट होता है गवर्न करने में, ऐसा समझते थे। इसीलिए वो फील करते थे कि फॉरेस्ट को क्लियर किया जाना चाहिए, यहाँ पर सेटल्ड एग्रीकल्चर एस्टेब्लिश करनी चाहिए और यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनको टेम्ड यानी कि पालतू बनाना चाहिए, सिविलाइज्ड बनाना चाहिए और इनकी जो एग्रीकल्चर है उन्हें हो से चेंज कर कर प्लग में चेंज कर देना चाहिए। ओके, As settled agriculture expanded, the area under the forest and pasture contracted। क्योंकि जिस तरह से सेटल्ड एग्रीकल्चर एक्सपेंड होती जा रही थी, पास्चर्स और फॉरेस्ट का जो एरिया था वो कॉन्ट्रैक्ट होता जा रहा था, श्रिंक होता जा रहा था। इन दोनों के बीच में, इन सेटल्ड कल्टीवेटर्स के बीच में और हिल फॉक्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे। अब इन्होंने रेगुलरली और भी ज़्यादा इन प्लेन में रहने वाले लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था और उनके ग्रेन्स को और उनके कैटल्स को मीन्स छीन कर ले आते थे। इसीलिए इन डिस्प्यूट्स को दबाने के लिए जो कॉलोनियल ऑफिसर्स थे उन्होंने भी बहुत ज़्यादा ट्राई किया, लेकिन उन्होंने पाया कि ये टास्क बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। In 1770s, the British embarked on a brutal policy of examination। और 1770s में ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर बहुत बुरी पॉलिसीज अपनाना शुरू कर दिया था। इन पहाड़ीज को मारना और उनका शिकार करना शुरू कर दिया था। 1780s में ऑगस्टस क्लेवरलैंड, जो कि उस टाइम पर भागलपुर के कलेक्टर थे, इन्होंने पहाड़ीज को एक प्रपोजल दिया। इस प्रपोजल में उन्होंने क्या कहा था कि जो ये पहाड़ी चीफ थे उन्हें एक एनुअल अलाउंस दिया जाएगा और उस एनुअल अलाउंस को लेने के बाद वो जो है अपने लोगों को कंट्रोल में रखेंगे, शांति को बनाए रखेंगे। लेकिन बहुत सारे पहाड़ी चीफ्स ने इस अलाउंस को लेने से मना कर दिया था और जिन चीफ्स ने इस अलाउंस को लिया उनका जो चीफडम था, उनका जो वो मुखिया बने हुए थे, उनकी अथॉरिटी बहुत जल्दी ही ख़त्म हो गई थी, क्योंकि अब उसके ट्राइब के लोगों ने उन्हें जो है कंपनी का एक एम्प्लॉय समझना शुरू कर दिया था और उसके बाद उसकी अथॉरिटी धीरे धीरे ख़त्म होती चली गई थी। ऐसे चीफ जिन्होंने ये अलाउंसेस ले लिए थे, क्योंकि पैसिफिकेशन के ये कैंपेन कंटिन्यू थे, इसीलिए पहाड़ी लोग जो हैं अंदर डीप माउंटेन्स में उन्होंने चले गए थे ताकि वो अपने आप को सरवाइव रख सकें, अपने कैटल्स को, अपने लोगों को बचा सकें और आउटसाइडर्स से भी अपने आप को बचा सकें। इसलिए अंदर डीप तक वो पहाड़ियों तक चले गए थे और इसीलिए बुकानन ने जब 1810 और 11 में इन पहाड़ियों को ट्रैवल किया तो लोगों ने उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं किया, क्योंकि हर एक जो ब्रिटिश ऑफिसर होता था, हर एक जो वाइट मैन होता था, ये उन्हें जो है उस पावर का रिप्रेजेंटेटिव लगता था जो उन्हें डिस्ट्रॉय करना चाहता है, जो उनकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, जो उनके सर्वाइवल के जो भी मीन्स हैं, जो भी सोर्सेज हैं, उन्हें छीनना चाहते हैं और उनसे जो है उनकी फॉरेस्ट की लैंड को छीन लेना चाहते हैं, फॉरेस्ट की लैंड पर कंट्रोल करना चाहते हैं। उन्हें हर एक ब्रिटिश ऑफिसर ऐसा ही लगता था, इसीलिए बुकानन को भी उन्होंने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। बाय दिस टाइम इनफैक्ट देयर वर नेवर इंटीमेशंस ऑफ न्यूअर इंटीमेशंस ऑफ डेंजर। और इसी टाइम पर उन्हें जो है नए खतरे का भी आभास हो गया था। ये खतरा कौन सा था? वो थे संथाल्स। संथाल्स जो है झारखंड की पहाड़ियों में रहने वाले पहाड़ी ही थे, ट्राइब्स ही थे, बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। ये क्या करते जा रहे थे कि फॉरेस्ट के एरिया को क्लियर करते जा रहे थे, लकड़ियों को काटते हुए और प्लग के साथ राइस और कॉटन को ग्रो करते हुए चले जा रहे थे। और एज द लोअर हिल्स वर टेकन ओवर बाय द संथाल सेटलर्स, द पहाड़ीज रिसीडेड डीपर इंटू राजमहल हिल्स, क्योंकि जो राजमहल हिल्स का जो एरिया था वो संथाल्स के द्वारा इसको ग्रैब कर लिया गया था, इसलिए जो पहाड़ी थे वो राजमहल हिल्स में और अंदर तक चले गए थे। अब पहाड़ियों की लाइफ को अगर हम हो के साथ सिंबलाइज करें, क्योंकि पहाड़ी हो का यूज़ करते थे अपने कल्टीवेशन करने के लिए और उन्हें शिफ्टिंग कल्टीवेटर बताएं, तो उसी के कंपैरेटिवली जो संथाल थे वो प्लग को यूज़ करते थे। तो ये जो बैटल था ये हो और प्लग के बीच में था और ये बैटल बहुत लंबा चला था। सो आज हम यहीं तक करने वाले हैं। आई होप
जो भी हमने पढ़ा है आपको हर एक चीज़ क्लियर हो गई होगी। टेल मी इन कमेंट सेक्शंस। और अगर आपको मेरे सेशंस अच्छे लग रहे हैं, यूज़फुल लग रहे हैं, देन गिव मी अ थम्स अप and share my videos with your friends and subscribe my channel for new updates. Thank you. Bye bye. Keep learning.